हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइंस 1, दैट इज़ योर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। इसके सारे के सारे क्या डिस्कस करने वाले पता है क्या? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग यूनिट टेस्ट एग्जाम। जी हाँ, आपने सही सुना, अपकमिंग यूनिट टेस्ट जो एग्जाम है उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो डिस्कस होंगे। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सेमेस्टर के लिए भी हेल्प करेंगे, बट सेमेस्टर के लिए एक दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर स्पेशली हम सेमेस्टर का डिस्कशन करेंगे। अब ये यूनिट टेस्ट के लिए क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेक्स्ट बुक के बीच से आते हैं, मिडल ऑफ द टेक्स्ट बुक जिसे बोला जाता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को आप बोलते हो कि ये क्वेश्चन सर बाहर से आते हैं। कुछ बाहर से नहीं आता है, सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब या तो आपको ये क्लासेस वाले आपके टीचर्स बताएंगे, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ये चैनल को रेफर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन चैनल पर आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक के बीच के क्वेश्चंस बताए जाएंगे क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। तो अगर आपकी कोई फ्रेंड क्लास 8 में है या फिर क्लास 9 में या फिर क्लास 10 में, तो उन्हें भी चैनल को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी के साथ। तो देखिए, जब मैं वर्क एंड एनर्जी की बात करता हूं तो सबसे पहले तो देखो चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। सबसे पहला वर्क है, फिर एनर्जी है, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर फ्री फॉल। जब हम स्टार्टिंग पेजेस की बात करेंगे तो स्टार्टिंग पेजेस पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ का याद रखना है, एंड दैट इज योर वर्क इज सेड टू बी डन। ये आपको याद रखना है, वर्क कब होता है और किसको बोला जाता है। फिर ये वर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पेज से दो क्वेश्चन समझ में आ गए कि दो क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये आ सकता है व्हाट इज वर्क या फिर डिफाइन वर्क, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है। और दूसरा आपको ये फॉर्मूला पूछेंगे, राइट द फॉर्मूला फॉर वर्क। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। और ये सेकेंड पेज पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा बोलते ना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ दिया है, बट इसमें से आपको फिलहाल के लिए एग्जाम में ना ये डेरिवेशन नहीं आएगा, ये डेरिवेशन सेमेस्टर में आएगा। आपको ये टेबल फिलअप करने को आ सकता है, आपको ये टेबल फिलअप करने को आ सकता है। इसमें ये जो पैटर्न होता है, इसका जो आंसर होता है वो होता है पॉजिटिव वर्क डन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। यहाँ पर सेकेंड वाले को आप बोलोगे ज़ीरो वर्क डन, क्या बोलोगे? ज़ीरो वर्क डन। और लास्ट वाला जो है इसे आप बोलोगे नेगेटिव वर्क डन। क्या बोलेंगे भाई? तो नेगेटिव वर्क डन। तो कभी कभार बोल रहे हैं तो ये डायरेक्टली ये टेबल फिलअप हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो देखिए, आपको ये पूछा जाएगा पॉजिटिव वर्क इज पॉजिटिव व्हेन द थीटा एंगल इज व्हाट। तो जब एंगल 0 डिग्री रहेगा, तो वर्क पॉजिटिव रहेगा। फिर अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर एंगल 180 डिग्री है तो वर्क क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो आपको ये एंगल के साथ साथ भी याद रखना है। और यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू 0, यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू -1। फिर ये फॉर्मूला होता है, आपको बोलेंगे राइट दी फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव वर्क डन। तो जब भी आपको बोला हो फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव वर्क डन, तो आपको लिखना है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको बोला नेगेटिव वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू -Fs। अगर आपको बोला कि ज़ीरो वर्क डन अगर बोला तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू 0। मतलब सिर्फ आपको Fs लिखना है, जिसमें भी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये टेबल दिखा के वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखो भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन से आपकी हेल्प होगी, तो अगर अभी नहीं हो रही है, आप पेपर देने के बाद जब भी आएंगे, अगर आपको ऐसा लगा कि यस यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस मिले, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। उन्हें बताइए कि ऐसे कुछ यहाँ पर चल रहा है जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी आपकी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन टेक्सुअल क्वेश्चंस की। यूनिट्स की बात करेंगे तो एग्जाम में आपको बोलेंगे यूनिट ऑफ वर्क। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनिए, सबसे पहले देखो फोर्स का यूनिट कितना दिया? न्यूटन, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको बोला है यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, और ये सारे के सारे कौन से यूनिट है? तो दीज आर SI सिस्टम के यूनिट, तो ये भी याद रखना, कभी कभी पूछेंगे SI यूनिट। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, दिस इज कॉल्ड एज जूल। इसी को आप क्या बोलते हैं? जूल। अच्छा, ये यूनिट ऑफ फोर्स नहीं होगा, ये होगा यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है क्या? न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं भाई? तो जूल बोलते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। अब देखिए 1 जूल कितना होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर।
सिमिलरली इन जब हम CGS सिस्टम की बात करेंगे, ये SI सिस्टम था, इसको कभी कभार MKS सिस्टम भी बोलते हैं। CGS सिस्टम की बात करेंगे तो क्या बोला, देखो द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन एंड दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, बराबर, मतलब ये इसका ना छोटा वैल्यू है। सिमिलरली तो ये वर्क क्या, वर्क डन क्या हो जाएगा, डायन सेंटीमीटर, वर्क डन डायन सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड एन अर्ग, इसी को क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। इसका मतलब क्या, सीधा साधा हिसाब देखो भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं यूनिट की बात करूँगा तो फोर्स, दो तरीके की यूनिट आपकी होंगी, एक होगा आपका SI सिस्टम और एक होगा आपका CGS सिस्टम, बराबर। जब हम SI सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें जो फोर्स होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन, बराबर। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है मीटर। और जब मैं वर्क डन की बात करूंगा तो वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन इंटू मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या लिख देते हैं भाई, तो 1 जूल लिख देते हैं, बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन का यूनिट कितना हो गया, जूल हो गया इन SI सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं शिफ्ट आउट करूँ दूसरे सिस्टम में, CGS में जाऊँ, तो ये जो फोर्स न्यूटन था, अब ये किसमें, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। और ये जो मीटर है, ये यहाँ पर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट यूनिट मुझे क्या दे देगा, सेंटीमीटर दे देगा। तो सिमिलरली ये जो वर्क डन का यूनिट हो जाएगा, वर्क डन विल बी योर डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। और इसी डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर को आप क्या बोलते हैं भाई, तो वर्ड यूज़ किया जाता है, अर्ग यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये अच्छे से लिख लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन, यूनिट्स के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। और आपको ये रिलेशन याद रखना है, कौन सा रिलेशन, ध्यान से देखिए ये रिलेशन, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल कितना होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, याद रखना है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फर्दर जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये वही है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। इसी से रिलेट करके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया, तो कभी कभार ये एग्जाम्पल पूछेंगे और आपको बोलेंगे कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन या फिर नेगेटिव वर्क डन। तो ये एग्जाम्पल्स भी आप कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पेज से समझ में आ गया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकती हैं। साथ साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको थोड़ा मोड़ा दे दे रहा हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको एक डायग्राम दिया है। डायग्राम के साथ साथ यहाँ से ये कुछ नहीं पूछेंगे सर, एक चीज़ आपको यहाँ से पूछ सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड as a gravitational force acting on the satellite along the radius of the circle, its displacement are perpendicular to each other, therefore the work done by the gravitational force is 0. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। ये आपका MCQ हो सकता है, या तो ये हो सकता है फिल अप्स, क्या हो सकता है भाई, तो फिल अप्स हो सकता है। तो आई होप आपको ये पेज भी समझ में आ गया रहेगा। इसमें से ये पेज में से आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से कुछ पूछने वाले नहीं है वो। इसके बाद वाले पेज को चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको मोस्टली क्या दे दिया भाई, तो न्यूमेरिकल। याद रखिए, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल की चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स की एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। और याद रखो, ये जो न्यूमेरिकल का पार्ट है ये आपको सेमेस्टर में मिलेगा, तो तब तक के लिए आप इसको होल्ड पे रखिए और आपको वीडियो मिल जाएगी न्यूमेरिकल के ऊपर। फिलहाल हम यहाँ चलेंगे, एनर्जी की बात करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वही सारा चीज़ यहाँ पर दिया। देखो, आपको पूछेंगे व्हाट इज एनर्जी या फिर डिफाइन एनर्जी, तो आपको ये लिखना है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। ये हो जाएगा एक टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा डिफाइन एनर्जी। फिर उसके बाद यूनिट्स का तो बात हमने किया है, SI सिस्टम में जूल रहेगा और CGS सिस्टम में क्या रहेगा, अर्ग। अभी एक और चीज़ है यहाँ पर, यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम। इसका मतलब क्या कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या ही है भाई, इक्वल ही है। और इनकी यूनिट्स भी क्या रहेंगी, यूनिट्स भी क्या रहेगा भाई, तो इक्वल रहेगा। फिर आगे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है आगे। हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया, देखो, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको पूछेंगे। फिर द वर्क डन अब बाय फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्टेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गेन। और काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगेन ये एनर्जी है तो फॉर्मूला भी इसका क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ही रहेगा। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए, यहाँ पर आपको क्या बोला, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगेन ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज फॉर योर सेमेस्टर ओनली। यूनिट टेस्ट में नहीं पूछते, कभी कभार पूछ लेंगे, या फिर ऐसे होते हैं ना, कोई टीचर्स होते हैं, नॉर्मली आपका यूनिट टेस्ट 10 मार्क्स होता है या फिर 20 मार्क्स होता है, तो नॉर्मली एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछते हैं। बट फिर भी आपको एक बार ये चेकआउट करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये पूछ भी लेते लास्ट के 3 मार्क्स के क्वेश्चन में।
फिर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और यहाँ पर क्या बोला, देखो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इफ द मास ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। चलिए तो मूव करते हैं फर्दर पेज पे। ये वाले पेज पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँगा तो ये आपका डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, बट अगेन मैं आपको बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको अभी फिलहाल के लिए नहीं पूछेंगे, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना, दैट इज योर हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, दैट विल बी योर mgh। ये दो फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर क्या देखो, डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h कॉजेज इक्वल एनर्जी टू बी स्टोर्ड, इसीलिए फॉर्मूला हो जाता है आपका mgh। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। फिर यहाँ की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव, ये स्टेटमेंट आपका काम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव। बस इस पेज से आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे फॉर योर यूनिट टेस्ट एग्जाम। सेमेस्टर के लिए आएंगे तो यहाँ से और एक दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो आपको एग्जाम में ये डायग्राम दे देंगे, ये पूरा का पूरा। अच्छा, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम इनटू लाइट, साउंड एंड हीट एनर्जी। तो ये डायग्राम दिखा देंगे और आपको बोलेंगे कि यहाँ पर ये बॉक्स को फिलअप करो। तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगेन ये यूनिट टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंट्री मारेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया, देखो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एग्जाम में तुमको बोलेंगे राइट द स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको ये लिखना है। इस पेज से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलिए इसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बोला है फ्री फॉल। फ्री फॉल में भी अगेन आपको ये सेमेस्टर का पार्ट ज़्यादा है, ये यूनिट टेस्ट में नहीं पूछेंगे। फिर यहाँ पर पूछेंगे क्या हमसे, वो चेकआउट कर लेते हैं। इस पेज से तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्योंकि पूरा का पूरा ये क्या है, डेरिवेशन ही है, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है। तो अगर ये डेरिवेशन आपको पूछेंगे तो अगेन ये सेमेस्टर में पूछेंगे फॉर 4 to 5 मार्क्स के लिए। तो इस पे उतना दिमाग मत लगाना कि यार इतना बड़ा डेरिवेशन भी आएगा, नहीं नहीं, ये यूनिट टेस्ट में नहीं आएगा। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या बोला, देखो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ये आपको पूछ सकते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एज द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड। On reaching the ground, the potential energy gets converted to kinetic energy, but any point during the fall, the total energy remains constant। मतलब फ्री फॉल में जब आप फॉल कर रहे हो उस टाइम पर आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आते हैं पावर पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको यूनिट टेस्ट में भी पूछेंगे प्लस सेमेस्टर में भी पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना। पावर, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। फिर ये याद रहना चाहिए, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, बराबर, इफ डब्ल्यू, हाँ ठीक है। इसके बाद फिर अब यूनिट की बात करेंगे तो अगेन जब मैं यूनिट की बात करूँगा तो एसआई सिस्टम की यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। याद रखना जूल पर सेकेंड। और ये जो जूल पर सेकेंड है इसी को क्या बोला जाता है भाई, तो वॉट बोला जाता है। फिर 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। याद रखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या यूज़ किया जाता है, हॉर्स पावर यूज़ किया जाता है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 मेगावाट। तो ये आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन चुके हैं। which unit is used to measure industrial current in power in industrial sector, तो आपका आंसर रहेगा हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वॉट, तो आंसर रहेगा 746 वॉट। फिर इसके बाद हम फर्दर देखेंगे तो यहाँ पर ये रिलेशन आपको याद रखना, दिस रिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁶ जूल। इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है भाई, तो 1 यूनिट। ये इलेक्ट्रिसिटी मेजर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक मतलब घर में जो यूज होता है वो। आई होप आपको ये पेज का समझ में आ गया रहेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पढ़ना है फॉर योर फर्दर अपकमिंग यूनिट टेस्ट एग्जाम। चलिए यहाँ से चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको अगेन न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल के लिए मैंने बोला कि मैं एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल्स का। चलिए इसके बाद ये चैप्टर का एंड है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। डिराइव फार्मूला फिलहाल के लिए नहीं पूछेंगे, ये भी फिलहाल के लिए नहीं पूछेंगे, ये भी फिलहाल के लिए नहीं पूछेंगे।
वाई, हाँ ये पूछ सकते हैं एफ वाला। फिर अल्टरनेटिव तो आपको सारे करने हैं, अब आपको अल्टरनेटिव बहुत अच्छे से आएंगे, जितना मैंने बताया वही अल्टरनेटिव यहाँ पर भी है और इसमें से ही आएगा। अभी देखो बताया मैंने, पावर इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए ये पेज को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर वाइल ड्रैगिंग और लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट नेगेटिव वर्क इज डन बाय डैश, तो नेगेटिव वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है प्रॉपर अल्टरनेटिव, क्योंकि यहाँ से आपको इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के बैक के क्वेश्चन से तो मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया है, स्टडी द फॉलोइंग एक्टिविटी, और ये सारे क्वेश्चन है। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आएंगे ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ये सारे के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाऊंगा, अलग से अलग सी वीडियो आएगी इसकी, तो उसके लिए वेट करिए। तो आई होप आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टेक्स्ट, अभी आपका काम ना बहुत रेड्यूस हो गया है कि आपको मैंने जितना मार्किंग करा के दिया आपको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। नहीं तो इससे पहले क्या था कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना था, आपको सब पढ़ना तो सब कुछ है भाई, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा था कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ इस पर मैं आपको सिर्फ यही बताऊँगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं, मतलब क्या हो गया कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप बहुत ज़्यादा फोकस, मतलब अगर आप ये चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हैं तो इसमें से आपको ये बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आप क्या करते हैं, आप ये जो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं वो क्वेश्चंस को आप लीव आउट करके आप वो क्वेश्चंस करते हैं जो हार्ड है, डिफिकल्ट है, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है पता है, आपने ये जो पहले का पढ़ा है इसको भी आप भूल जाते हैं। इसके लिए प्रॉब्लम होता है जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वो हार्ड वाले क्वेश्चंस आते नहीं है और आपने ये क्वेश्चंस का मल्टीपल रिविजन किया नहीं है, तो ये चीज़ें भी आपको याद नहीं रहती, इसीलिए आप बोलते हैं कि आपका पेपर हार्ड जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं, अब आपको जो बता दिया है उसका आप ज़्यादा, सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा बार पढ़ लीजिए, जब अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तब आप दूसरे क्वेश्चंस को मूव आउट करिए और चेकआउट करिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस याद करने। तो आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।